नमस्ते। चलिए आज की कुछ बड़ी खबरों को समझते हैं और देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आज के एजेंडे में क्या है? सबसे पहले बात होगी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस की। फिर हम चलेंगे पर्यावरण, विज्ञान और हमारी विरासत की दुनिया में। इसके बाद जिक्र होगा हमारे चैंपियंस का। और आखिर में देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस से, यानी वो बड़े फैसले जो देश की नींव को और मजबूत कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकती हैं। और देखिए, यही सवाल नई दिल्ली में हुए चीफ सेक्रेटरीज के 5वें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सेंट्रल पॉइंट था। तो ये कॉन्फ्रेंस फोकस कर रही थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर एक टीम की तरह देश के विकास के लिए काम करते हैं। मतलब पूरा जोर पार्टनरशिप और टीम वर्क पर है। और देखिए, नई दिल्ली में हुए सम्मेलन की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसका सेंट्रल थीम था विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल। मतलब साफ है, फोकस पूरी तरह से शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स पर है, क्योंकि यही तो देश के भविष्य की असली पूंजी है। तो ये तो हुई पॉलिसी की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और बात करते हैं पावर की। जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर एक बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दुलहस्ती स्टेज 2 को मंजूरी मिल गई है। और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम चेनाब नदी पर नजर डालें तो दुलहस्ती स्टेज 2 एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। देखिए, दुलहस्ती स्टेज 1 पहले से ही कमीशन्ड है, बगलीहार ऑपरेशनल है और रतले पर काम चल रहा है। तो ये नया प्रोजेक्ट इस पूरी एनर्जी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करेगा। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं, एविएशन। पिछले कुछ समय से फ्लाइट्स में देरी की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। तो इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार एक टूल का इस्तेमाल कर रही है जिसे कहते हैं एनओसी, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। इसके जरिए एविएशन सेक्टर में नए प्लेयर्स को लाने की तैयारी है। तो कौन है ये नए प्लेयर्स? देखिए, 3 नई एयरलाइंस को एनओसी दे दी गई हैं, अलिंद एयर, शैंक एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इससे उम्मीद यही है कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो सर्विस भी बेहतर होगी और पैसेंजर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी होंगे। चलिए, अब सेक्शन 2 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ बात होगी पर्यावरण, विज्ञान और हमारी विरासत की। कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ती हैं। एक ऐसी खोज हुई है जो हमें सीधे 2000 साल पीछे ले जाती है। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में कुषाण वंश के समय का एक बौद्ध स्थल मिला है। ज़ेनपुरा गांव में हुई ये खोज उस इलाके के शानदार बौद्ध इतिहास की एक नई परत खोलती है। तो एक तरफ हम इतिहास को खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सुनामी। किसी भी गांव को सुनामी रेडी का टैग मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उन्हें अपने इलाके के खतरे के नक्शे और इवैक्यूएशन प्लान बनाने होते हैं। फिर एक 24/7 वार्निंग सिस्टम लगाना होता है और साथ ही साथ रेगुलर मॉक ड्रिल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने होते हैं। और अच्छी खबर ये है कि ओडिशा के 24 तटीय गांवों ने ये सारे कदम सफलतापूर्वक उठाए हैं और इसीलिए यूनेस्को ने उन्हें सुनामी रेडी के तौर पर मान्यता दी है। ये ओडिशा के प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाता है। तो तैयारी से अब परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आज के चैंपियंस और चेंज मेकर्स की। बैडमिंटन की बात करें तो 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप विजयवाड़ा में हुई और यहाँ मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है ऋत्विक संजीव एस ने, जबकि विमेन सिंगल्स की चैंपियन बनी है सुराग करिश्मा तामीरी। अब बैडमिंटन से चलते हैं चेस की दुनिया में। फीडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फिर से गोल्ड मेडल जीता। लेकिन भारत के लिए भी ये एक शानदार टूर्नामेंट रहा। मेंस कैटेगरी में अर्जुन एरिगेसी और विमेंस में कोनेरू हम्पी दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और इसी सेक्शन में हम याद कर रहे हैं महान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एस कृष्णस्वामी को। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो भारतीय डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के एक पायनियर थे जिनकी फिल्म इंडस वैली टू इंदिरा गांधी ने भारत के 5000 साल के इतिहास को पर्दे पर उतारा था। और अब आखिर में चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, यानी दुनिया भर में, क्या कुछ अहम चल रहा है।
एक बड़ी डिप्लोमेटिक खबर आ रही है। इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी है। ये एक ऐसा कदम है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पूरी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। अब यूरोप की ओर देखें तो पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर एक हाईटेक दीवार बना रहा है। ये बेलारूस और यूक्रेन के साथ लगने वाली 700 किलोमीटर की सीमा पर बन रही एक मल्टी लेयर एंटी ड्रोन दीवार है। इस पर 2.2 बिलियन का खर्चा आएगा और इसका मकसद साफ है, ड्रोन से होने वाले खतरों से निपटना। वहीं एशिया में तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन ने ताइवान के चारों ओर एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज शुरू की है जिसका नाम है जस्टिस मिशन 2025। इसे ताइवान की नाकेबंदी का एक अभ्यास माना जा रहा है। तो आज हमने कश्मीर में मिले प्राचीन इतिहास से लेकर बॉर्डर पर इस्तेमाल हो रही भविष्य की टेक्नोलॉजी तक की बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इन खबरों में से कौन सी कहानी आने वाले सालों में सबसे ज्यादा असर डालेगी, और यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा आज हमारे कल को कैसे आकार दे रहा है। दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन है, पर खबरों की दुनिया में रफ्तार कम नहीं हुई है। तो चलिए आज गोता लगाते हैं 5 ऐसी बड़ी कहानियों में जो हमारे आने वाले कल की तस्वीर बना रही हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझते हैं। इसके आखिर तक आज की सबसे जरूरी घटनाओं के बारे में सब कुछ साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी टेक ब्रेक थ्रूज की जो सुनकर साइंस फिक्शन लगती हैं पर हैं 100% हकीकत। 700 किलोमीटर प्रति घंटा, सोचिए जरा, ये रफ्तार साउंड की स्पीड से लगभग आधी है। मतलब दिल्ली से मुंबई बस 2 घंटे में। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कि ये स्पीड हासिल कैसे हुई? सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। जी हाँ, पलक झपकते ही। ये तो ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर में एक जबरदस्त छलांग है। तो ये कमाल किया है चीन के नए सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव व्हीकल ने। देखिए, ये काम करता है मैग्नेटिक लेविटेशन पर, मतलब चुंबकीय शक्ति पर। एकदम आसान भाषा में समझे तो ट्रेन पटरी पर चलती नहीं है, हवा में तैरती है। इससे फ्रिक्शन यानी घर्षण बिल्कुल खत्म हो जाता है और तभी तो ऐसी अविश्वसनीय स्पीड मिल पाती है। अच्छा, अब चीन से आते हैं अपने देश पर। भारत ने भी हेल्थ टेक में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। वॉक्सल ग्रिड्स ने देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी एमआरआई स्कैनर बना लिया है। ये मेड इन इंडिया की एक शानदार कामयाबी है जो न सिर्फ इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम करेगी, बल्कि हो सकता है कि इससे हेल्थ सर्विसेज भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए। तो देखिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी कल्चर को संभालना भी उतना ही अहम है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज को कैसे सहेज रहा है। कभी सोचा है एक पुरानी भाषा को भविष्य के लिए कैसे बचाया जाता है? आखिर भाषाएं सिर्फ शब्द तो है नहीं, उनमें हमारी कहानियां हैं, हमारी परंपराएं, हमारी पहचान छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन्हें आने वाली जनरेशन्स के लिए जिंदा कैसे रखें? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ओल्ड चिकी लिपि की कहानी। जरा देखिए, 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसे संथाली भाषा के लिए बनाया। फिर 2003 में इसे संवैधानिक मान्यता मिली और अब इसके 100 साल पूरे होने पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके शताब्दी समारोह में शामिल हुईं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक लिपि नहीं है, ये संथाली समुदाय की संस्कृति और पहचान का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। अच्छा, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश और बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी कला की, नरसापुरम लेस क्राफ्ट। इतनी खूबसूरत कि खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। देखने में ये जितनी नाजुक लगती है, इसकी कहानी उतनी ही मजबूत है। देखिए, ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक हेरिटेज है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब इसकी पहचान और क्वालिटी की पूरी गारंटी। और सबसे बड़ी बात, ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है। पिछले 150 सालों से किसान परिवारों की महिलाएं इस कला से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। सोचिए जरा, कितना गर्व महसूस होता होगा उन्हें। और हाँ, संस्कृति को सहेजने का ये काम यहीं नहीं रुक रहा। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बदाद्रवा थान के रीडेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये जगह 16वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अहम तीर्थ स्थल है। तो कल्चर को बचाने के साथ साथ देश को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है।
चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को कैसे और मजबूत कर रहा है। अब जरा पिनाका रॉकेट सिस्टम की इस जबरदस्त अपग्रेड को देखिए। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के तट पर इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। पहले ये एक मल्टी बैरल सिस्टम था जो एक बड़े एरिया को टारगेट करता था, लेकिन अब ये एक प्रिसिजन गाइडेड हथियार बन गया है। इसकी रेंज बढ़कर 120 किलोमीटर हो गई है और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर सकता है। इसका सीधा मतलब है कोलैटरल डैमेज का खतरा कम और मिशन की सफलता ज्यादा। अब बात करते हैं देश की इंटरनल सिक्योरिटी की। यहाँ भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गृह मंत्री ने देश का पहला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस लॉन्च किया है और ये एआई पावर्ड है। ये एक तरह का इंटेलिजेंस टूल है जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने और उनके अगले कदम का अंदाजा लगाने में मदद करेगा। तो देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बाद चलिए अब थोड़ा ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस ग्लोबलाइज दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे आकार ले रहे हैं। अब एक दुखद खबर है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर अपने देश की सेवा की और वहां की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी लेगेसी को हमेशा याद रखा जाएगा। और अब एक बहुत अच्छी खबर, खासकर ट्रेड एंड इकोनॉमी के लिहाज से। भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक रिश्तों में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अगले साल की शुरुआत से भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले सभी सामानों पर ड्यूटी 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0। सोचिए, इससे हमारे कपड़ा और कृषि जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को कितना जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसी शानदार अचीवमेंट्स की जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबरों के लिए तैयार हो जाइए। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जादुई आंकड़ा है। एक ऐसा मील का पत्थर जो किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ी, एक असाधारण उपलब्धि होती है। पर सवाल यह है कि ये रिकॉर्ड बनाया किसने है। चलिए एक हिंट देती हूँ, ये क्रिकेट की दुनिया से है और वो है स्मृति मंधाना। जी हाँ, वो अब उस इलीट क्लब में शामिल हो गई हैं। मिताली राज के बाद 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली वो दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वाकई इन दोनों शानदार एथलीट्स को हमारा सलाम। और खेलों की दुनिया से एक और पहली बार वाली खबर। भारत 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और ये गेम्स गुजरात में होंगे। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जहां दुनिया भर के पुलिसकर्मी और फायर फाइटर्स एक साथ आते हैं। ये न सिर्फ भारत की मेजबानी की क्षमता को दिखाएगा, बल्कि हमारी इमरजेंसी सर्विसेज के जवानों के बीच एक ग्लोबल ब्रदरहुड को भी मजबूत करेगा। तो आज हमने मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार भी देखी, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिशें भी और खेल के मैदान पर बनते नए रिकॉर्ड्स भी। ये सारी घटनाएं, ये सारे डेवलपमेंट्स मिलकर हमारे आने वाले कल को शेप कर रहे हैं। पर यहाँ एक सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी तरक्की, कौन सा विकास हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगा। टेक्नोलॉजी की ये तेज रफ्तार या फिर अपनी संस्कृति को बचाने का ये जज्बा। इस पर जरूर सोचिएगा। को कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।